राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनएस क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये कैसे पिक्चर में आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएनएस क्या है? जब हम कोई भी डोमेन डालते हैं, डोमेन हमारी होती है जैसे google.com। जब भी हम कोई ब्राउज़र में google.com डालते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो आईपी एड्रेस हमारा डोमेन नेम सिस्टम ढूँढ के लेके आता है अगर हम डोमेन डालते हैं। तो और ये ना उल्टा भी काम करता है, यानी आईपी एड्रेस से डोमेन भी फाइंड आउट करके लेके आता है, उसको हम रिवर्स डीएनएस कहते हैं। ये हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि डीएनएस क्या होता है। अभी के लिए हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे आया मार्केट में। तो हुआ क्या, जब हमारे पास आरपानेट था। आरपानेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये बहुत पुराना नेटवर्क है, जो पहले हमारे छोटे नेटवर्क होते थे उनमें से एक है ये आरपानेट। तो जब इसमें लोग काम करते थे, हमारे जो कंप्यूटर थे वो ऑनलाइन थे, वो ना बहुत ही कम थे। हमें उनके आईपी एड्रेस रिमेंबर करने की या स्टोर करने की ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी। अब क्या हो गया, उनको स्टोर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं थी, सही काम चल रहा था अपने। कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े से टाइम बाद जैसे-जैसे नेट ग्रो हुआ, तो नंबर ऑफ पीपल्स और कंप्यूटर्स भी ज़्यादा होने लग गए। तो अब लोगों को दिक्कत आई कि भई मतलब इतने सारे आईपी एड्रेस कैसे याद रखेंगे? कौन उनको स्टोर करेगा? तो फिर ARPANET ने ही क्या किया, अपनी होस्ट फाइल बनाना चालू कर दी। इसको बोलते हैं host.txt। ये होस्ट फाइल क्या थी? ये होस्ट फाइल कुछ नहीं, बस मैपिंग थी, जिसमें हमारा डोमेन और आईपी एड्रेस की मैपिंग होती थी। ये जो होस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल है, अब ये भी अपनी सेंट्रलाइज थी, मतलब कि सिर्फ ARPANET ही यूज करता था इसको। और जैसे जैसे इसमें कुछ भी चेंजेस करना होता था, तो लोगों को ARPANET से कांटेक्ट करना पड़ता था। भाई ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मैपिंग कर दो। कई बार क्या होता था कि जैसे ARPANET से ही कोई बंदा अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे, एरर आ जाता था। तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, ये फाइल हमारी डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये फाइल हमारी सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और एक बंदा था मैक पोल मैकार्ट्रीज, मैं नाम लिख देता हूँ। एक बंदा था पोल मैकार्ट्रीज। ये बंदा आया और इसने क्या करा, अपना जो आईईटीएफ होता है, इंटरनेट एंड इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उसको आरएफसी दिया। आरएफसी होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये तब यूज होता है जब भी हमें कोई नया चेंज लेके आते हैं ना, तो हम को आईईटीएफ को
डॉक्यूमेंट कराते हैं कि भाई इसमें ऐसे-ऐसे ये काम करेगा, कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, तो ऐसे-ऐसे काम करेगी। तो जो ये बंदा है पॉल, इस बंदे ने अपना जो डीएनएस की आरएफसी दे दी कि भई ये डीएनएस डिसेंट्रलाइज़ होएगा और ऐसे-ऐसे काम करेगा ये। इसमें इसका जो डॉक्यूमेंट था, इसके अंदर सारी चीज़ें थी कि डीएनएस कैसे काम करता है और ये मतलब कैसे क्या रूल यू होने चाहिए अगर डीएनएस यूज़ करना है। तो हमारा अब देखते हैं इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ। जो अपनी डार्क एजेस थी उसमें ना होस्ट फाइल यूज होती थी और वो हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, वो भी ARPANET ही करता था, हमारे बस की बात नहीं थी ये। ठीक है। फिर 1973 में क्या हुआ, रिसर्चर्स ने पता लगाया कि भाई जो ये सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, ये स्केलेबल नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारा जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1983 में पॉल ने पब्लिश कर दिया डीएनएस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस डॉक टू आईईटीएफ। और फिर 1873 के अंदर पॉल ने अपडेट करना चालू कर दिया उसको। अपडेट होती रही वो, इसमें कोई भी वही कमी वगैरह हो तो वो यूज हो जाएगी। अब जो ये होस्ट फाइल थी अपनी, ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाने लग गया था। और रिसेंटली हमारे पास कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहे IXFR और DNSSEC हैं ये। जो ये DNSSEC है ये डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन है। ये भी हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे। और IXFR भी हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे। बाकी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि क्या है ये। जो हमारा IXFR है, ये इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक तो मास्टर सर्वर होता है और हमारे पास स्लेव सर्वर होते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही मास्टर सर्वर के पास कोई अपडेट आता है तो वो इन स्लेव सर्वर्स को दे देता है कि भाई मेरे पास इस डीएनएस के रिगार्डिंग ये अपडेट आया है। तो अब ये क्या करते हैं, ये आगे जितने भी हमारे पास डीएनएस जोन्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं ये अपडेट। इसको हम मैसेज नोटिफिकेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारे पास ऐसा तरीका आया जिसके अंदर जो ये स्लेव सर्वर थे, इनको आगे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे किसी भी जोन में कि भाई ये अपडेट आया है। तो क्या होने लग गया कि जो जिस फाइल में जो चेंज होना है ना, सिर्फ उसी फाइल में चेंज होएगा। और मतलब कि वो पूरी फाइल चेंज नहीं होएगी, जहां जहां पे अपडेट होंगे ना सिर्फ वही चेंजेस होंगे, बाकी कोई फाइल अपडेट नहीं होएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डीएनएस की कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, और आगे हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे। तो कि कृपया करके जब तक स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।